स्टडी प्लेक्सिटी IAS। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम सुजय सुकोमल है और ज्योग्राफी के नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम देखेंगे रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में। यह फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह फोटो कहाँ का है, तो शायद आप बोलिएगा कि कहीं पर सूरज ढल रहा होगा, या सनराइज हो रहा होगा, या सनसेट हो रहा होगा, कुछ वैसा ही दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि यह फोटो नॉर्वे का है, और नॉर्वे यूरोप में काफ़ी ऊपर है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि नॉर्वे जो है वो काफ़ी ऊपर है, यानी लगभग 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के आसपास। तो वहाँ पर यह फोटो ना तो सनराइज का है ना सनसेट का है, यह फोटो है रात के 12 बजे का, यानी 12 AM का। वहां पर मिड नाइट के वक्त भी आपको सूरज दिखता है। अब यह सब क्वेश्चन का जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेगा कि अर्थ रोटेट करता है, जब घूमता है, घूर्णन करता है, और जब रेवोल्यूशन करता है, सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो उससे क्या क्या असर देखने को मिलते हैं। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है आजकल, मैं आपको दिखलाऊंगा। पहले मैं बतला दूं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो डिटेल्स में हम आपको बतलाते हैं। यहाँ पर हमने अर्थ का शेप देख लिया है। ऐप पर जो वीडियोस जारी है उस सीक्वेंस वाइज जारी है। हमने सबसे पहले अर्थ का शेप देखा कि वो स्फेयर नहीं है, ऑब्लेट स्फेरोफाइड है। उसके बाद हमने देखा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, पूरी तरह बाइलिंगुअल तरीके से हमने देखा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस देखा हमने कि इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, मकर रेखा क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है। उसके बाद हमने टाइम जोन्स तक का वीडियो कवर कर दिया, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट, टाइम जोन क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, भारत से कहाँ से गुजरता है। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोशंस ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, यानी आपका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ हम देखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, यानी पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो ये सब चीज रोचक तरीके से सुनने के लिए, ताकि आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ज्योग्राफी के अर्थ कोऑर्डिनेट्स चैप्टर में, यानी फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक्स ज्योग्राफी में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर यह टॉपिक आज अच्छे से नहीं समझिएगा तो जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़िएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि यूपीएससी इससे सवाल पूछ रहा है। और मैं आपको दिखला दूं कि यूपीएससी बहुत ही बेसिक सवाल इससे पूछ रहा है। इवन बीपीएससी एग्जाम में, जेपीएससी एग्जाम में, जो पीसीएस एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए यह क्वेश्चन, ऑन जून 21 विच ऑफ द लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। अब आपको रोटेशन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप ये सवाल नहीं बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज का लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। थोड़ा सा आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं तो पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप मेरे ऐप पर जाइए प्ले स्टोर पर, स्टडी प्लेक्सिटी डाउनलोड करिए। वहाँ पर ज्योग्राफी का कोर्स है, मास्टर ज्योग्राफी विद कॉन्सेप्ट्स। मैं सुजय सुकोमल आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहा हूँ ज्योग्राफी के। अगर आपको वीडियोज़ मेरे अच्छे लग रहे हैं तो आप जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं सिर्फ 999 रुपीज़ में। ये सभी आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी में कारगर साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। अब आपको भी पता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। अब सपोज करिए, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो आप सपोज करिए कि पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पे, लगातार घूम रही है, रोटेशन हो रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ाया। अब ये रोटेशन अचानक से बंद हो जाए, आप सुबह उठिए, अचानक देखिए पृथ्वी बंद हो गई है घूमना, पृथ्वी का घूमना ही बंद हो गया है, रोटेशन, तो क्या होगा? बेसिक सा चीज होगा, मैंने आपको बतलाया था कि पृथ्वी घूमती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि आधे जगह पर डे होता है और आधे जगह पर नाइट होता है। आपको भी पता होगा, आधे जगह पे दिन होता है जहां पर ये सूर्य के सामने है, तो सूर्य का जहां प्रकाश हो रहा है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पे प्रकाश जा रहा है, तो यहाँ पे दिन है, जो पार्ट पीछे है वहां पे रात है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को पता है। अब ये रुक जाएगी तो आधे जगह पर हमेशा के लिए डे हो जाएगा, आधे जगह पर हमेशा के लिए नाइट हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे, तो वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूमती है, रोटेशन इसका क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। अब वेस्ट टू ईस्ट ये घूमती है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि इक्वेटर पर, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर ये काफी तेज घूमती है, और उसके वजह से ये भूमध्य रेखा जो है, इक्वेटर जो है, वो काफी चौड़ा हो गया है। क्या हो गया है? वो काफी वाइडर हो गया है, बल्ज हो गया है। लेकिन पोल्स पर यह काफी धीमे स्पीड से घूमती है, जिसकी वजह से पोल्स आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे, यानी फ्लैट दिखाई देंगे। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको क्लियर करा दिए। अब रोटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ते हैं तो रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ने के लिए हमें लैटिट्यूड्स का जानकारी होना चाहिए। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया कि पृथ्वी पर बहुत सारे अक्षांशीय रेखाएं हैं जो आपको पोल्स की तरफ जाने पे, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल जाने पे, जिनका लेंथ डिक्रीज हो जाता है। और मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स भी पढ़ाया था, यानी देशांतर, जो नॉर्थ पोल से निकलते थे
और आपके साउथ पोल पर मीट करते थे, कन्वर्ज करते थे। ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में वहाँ पढ़ाई, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ये आपको नॉलेज है, ये नॉलेज होना जरूरी इसलिए था क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूम रही है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यही इसका एक एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे जब ये घूम रही है, अभी मैं बतलाऊंगा डिटेल्स में कि ये टेढ़ी क्यों है, सब चीज बतलाऊंगा। तो रोटेशन ऑफ अर्थ जब ये पृथ्वी घूम रही है तो ज्योग्राफिकल ग्रिड से यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से हमें यह जानकारी मिल जाती है कि किस जगह पर दिन हो रहा है, किस जगह पर रात हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। हमने लॉन्गिट्यूड से टाइम निकालना सीखा था, 0 डिग्री से अगर हम 20 डिग्री ईस्ट चले जाते हैं तो हम टाइम निकालना सीख गए थे। तो अब आज के लेक्चर में हम और डिटेल्स में देखेंगे कि पृथ्वी अगर रोटेट कर रही है तो डे एंड नाइट हो रहा है, और रिवॉल्व कर रही है तो कैसे सीजन्स चेंज हो रहे हैं। और आपसे मैं क्वेश्चन से इंटरैक्टिंग सेशन रखने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि पृथ्वी घूम रही है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ये थोड़ा डायग्राम से हम देखते हैं, आपको ज्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। एक बार डायग्राम पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। काफी नीचे चला गया है क्योंकि लास्ट लेक्चर्स के स्लाइड्स थे। ये देखिए, ये है बीच में सूर्य, इसके चारों तरफ पृथ्वी ऐसे है, मान लीजिए इस पोजीशन पे, यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे है, क्योंकि ये परिक्रमा भी कर रही है, गोल भी घूम रही है, और अपने एक्सिस पे भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, राइट। जिसकी वजह से ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है चमकता हुआ, ये पूरा का पूरा डे है, ये पूरा का पूरा नाइट है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि डे एंड नाइट तो हमें समझ में आ गया सर, लेकिन रिवॉल्यूशन से क्या यूटिलिटी है, उसका क्या सिग्निफिकेंस। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा कर रही है तो वो कैसे परिक्रमा कर रही है, तो इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा, डिटेल्स में दूंगा कि किस किस पोजीशन पर कहाँ कहाँ क्या चीज होता है। जैसे पृथ्वी यहाँ पे रहेगी और यहाँ पर रहेगी एकदम समान रेखा में ऐसे, तो यहाँ पर आपको इक्विनॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सोलिस्टिस, यहाँ पे सोलिस्टिस देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम डिटेल्स में कवर करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अब रोटेशन में आपको क्या देखने को मिला, रोटेशन ऑफ अर्थ के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर लगातार घूम रही है एक स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट, इसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, डे एंड नाइट्स देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको याद रहना चाहिए। इसमें एक और कॉन्सेप्ट यह है कि पृथ्वी जब घूमती है और सूर्य के सामने जो पोजीशन रहता है, तो मान लीजिए कि इतना पोजीशन सूर्य के सामने है, तो यहाँ पर जब डे हो रहा है और यहाँ पे जब नाइट हो रहा है सेम टाइम पर, क्योंकि यह पार्ट पीछे हो गया है, तो ये जो लाइन है जहां से डे और नाइट का डिमार्केशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी यही वो रेखा है जो डे और नाइट को एक तरह से डिवाइड करती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, ये पता रहे आपको। अब रोटेशन जब कर रही है तो आपको भी पता है अप्रोक्स 24 घंटा लगता है। अगर डिटेल्स में जाइएगा तो 23 घंटा 56 सेकेंड 56 मिनट और 4 सेकेंड का टाइम लगता है। लेकिन इसी को हम अप्रोक्स राउंड ऑफ करके बोलते हैं कि 24 घंटे लगाती है पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक बार घूमने में। यहां तक चीजें क्लियर हैं, इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। डेज एंड नाइट यूटिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू रोटेट, करेक्ट। अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर रिवॉल्यूशन पे। तो अभी मैं आपको एक बेसिक डायग्राम करके बताता हूँ। मान लीजिए ये सन है और इसी के चारों तरफ पृथ्वी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। तो मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी एक बार आएगी, यहाँ पे आएगी, 4 केसेस में ले रहा हूँ, और यही इसका जो है एक तरह से आपको एक्सिस दिखेगा। यानी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये लगातार परिक्रमा कर रही है। क्या कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है सन का, जिसकी वजह से इसका कुछ पोजीशन सन के सामने है, सूरज के सामने है। ये वाला पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह वाला पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह वाला पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यह वाला पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी में मैं ड्रॉ कर देता हूँ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो मैंने आपको बतलाया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, अभी जो मैंने आपको बतलाया। तो कुछ पार्ट्स पे डे एंड नाइट होगा। तो ये तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया। लेकिन जब ये घूम रही है, परिक्रमा कर रही है सूरज के चारों तरफ, तब क्या चीज देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग आप में से जवाब दीजिएगा कि सर इससे सीजन्स हमें पता चलता है कि डिफरेंट सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होते हैं। जैसे कहीं पर समर होगा, कहीं पर विंटर होगा, ये सब चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं आपको बतला दूं कि यह अधूरा जवाब है, एक पार्शियल जवाब है। सिर्फ और सिर्फ परिक्रमा करने से सीजन्स नहीं होते हैं। इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे सीधी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। क्या है वो, थोड़ी सी टिल्टेड है। यानी अगर यह पृथ्वी है और यह ऐसे घूम रही है तो एक्चुअल में इसका प्लेन रोटेशन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सीधा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली इसका जो प्लेन है वो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा टिल्टेड है। यानी इसको अगर मैं ऑर्बिटल प्लेन मानूं
ये सन के चारों तरफ जो घूम रही है, तो इसको सन तक ले जाइए, तो ये ऑर्बिटल प्लेन अगर है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक चीजें हैं, लोग यहीं पर गलती करते हैं। ये ऑर्बिटल प्लेन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सूरज के चारों तरफ ये परिक्रमा कर रही है, ये ऑर्बिटल प्लेन मैं बोल रहा हूँ, यानी इसका ऑर्बिटल प्लेन यह हो जाएगा। तो यहाँ पर ये झुकी हुई है, ये ऐसे टिल्टेड है, ऐसे सीधे नहीं है। तो कितना झुकी हुई है, तो यहां से जब हम एंगल निकालेंगे तो यह एंगल हमें पता चलता है कि 23.5 डिग्री के एंगल पर यह झुकी हुई है। तो किसी किसी किताब में आपको देगा कि अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। तो इसका अपने एक्सिस पे, यानी इस एक्सिस को मैं बना रहा हूं, तो इस एक्सिस पे आपको दिखेगा कि ये थोड़ी सी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री। लेकिन किसी किसी किताब में आपको लिख देगा कि 66.5 डिग्री पर यह टिल्टेड है। तो ये एंगल की बात है, हम एंगल बस निकाल रहे हैं। अगर आप एंगल इस प्लेन से निकाल रहे हैं, ये प्लेन जहां से पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो वो 23.5 डिग्री आ जाता है। अगर आप ऑर्बिटल प्लेन से निकाल रहे हैं, सीधा जो प्लेन है जो सन के पास है, जिसपे वो रिवॉल्यूशन कर रही है, तो यहां से 90 डिग्री से माइनस करिएगा 23.5 डिग्री, तो ये 66.5 डिग्री निकलेगा। तो होपफुली आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, और यही डायग्राम में आपको यही चीज दिख रहा है यहाँ पे। क्लियरली आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी ऐसे नहीं है, इसका एक्सिस ऐसे है, थोड़ी सी ये झुकी हुई है, थोड़ी सी ये झुकी हुई है। अब ये झुकने की वजह से क्या होता है, ध्यान से इसको देखिएगा। ये झुकी हुई है, तो यह पार्ट, यह वाला जो पार्ट है जो मैं कलर कर रहा हूं रेड से, वो सूरज की तरफ ज्यादा मतलब झुका हुआ है, ज्यादा उसका झुकावट है सूर्य की तरफ, सन की तरफ। दिख रहा है ना आपको? अगर ये सीधे रहती तो सिर्फ यह वाला पार्ट सिर्फ ऐसे रहता सूरज के सामने, लेकिन अब ये झुकी हुई है ऐसे, तो यह वाला पार्ट पूरा का पूरा ऐसे झुका हुआ है। मान लीजिए यह पृथ्वी है, यह सूर्य है, तो ये ऐसे झुकी हुई है, तो यह वाला पार्ट ज्यादा इसके सामने है। तो जो सन रेज पड़ेंगे वो इस पार्ट पर ज्यादा पड़ेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और इन पार्ट्स पर उतने सनलाइट नहीं पड़ेगा क्योंकि यह पीछे है। समझ में आया? इस डायग्राम पे अगर हम देखें तो ये अगर इसका बनावट है, ऐसे झुकी हुई है, तो यह वाला पार्ट ज्यादा झुका हुआ है सूर्य की तरफ, यह वाला पार्ट सूर्य से काफी दूर है। अब आपको भी पता है कि पृथ्वी पर 2 हेमिस्फेयर है, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 2 हेमिस्फेयर है, यानी इक्वेटर पृथ्वी को 2 हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में बांटता है। ऊपर का भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे के भाग को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ध्यान से सुनिएगा इसको। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, वहां पे आपको क्या दिखेगा कि यह जो आधा पार्ट है, ये सेमी सर्कल वाला जो पार्ट है, आप सपोज करिए कि यह वाला वो पार्ट है। यानी इस डायग्राम में मैं आपको बोल रहा हूं कि यह जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यह वाला जो पार्ट दिख रहा है, मैं इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मान लेता हूं, ठीक है। और आधा पार्ट उधर वाला कौन सा पार्ट है? सदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो मैं कह सकता हूं कि पृथ्वी सूर्य के जब इस पोजीशन पे है और टिल्टेड भी है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज्यादा सूर्य के समान है, समीप है। वहां पर आपको दिख रहा है कि सूर्य का डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी जो लाइट की होगी, सनलाइट की होगी, वो ज्यादा होगी। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कुछ महीने के लिए समर सीजन होता है। जैसे आपको पता होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही इंडिया आता है, और इंडिया में आपको दिखता है कि मार्च से लेकर आपका जो जून जुलाई का महीना होता है, वहां पर हमें समर सीजन देखने को मिलता है। यानी उस वक्त पृथ्वी और इंडिया इस यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा सूरज के सामने, और कुछ भाग पृथ्वी का सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। जैसे सदर्न हेमिस्फेयर में आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त विंटर पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम के लिए वह पार्ट दूर हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब पृथ्वी घूम भी रही है, घूमते घूमते ये घूमते घूमते इस पोजीशन पे आ गई। तो अब इस पोजीशन पे जब ये आ गई, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जब ये इस पोजीशन पे आ गई, तो अब इसका एक्सिस यह है, समझ रहे होंगे आप, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, समझ रहे हैं ना, दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रहा है, अपने एक्सिस पे घूम भी रही है और परिक्रमा भी कर रही है सूर्य के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो उस वजह से यह जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है रोटेशन भी कर रही है, तो घूमते घूमते अब पीछे आ जाएगा, यानी यह वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, यह वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, जो सूर्य के एकदम सामने हो जाएगा। और यह कुछ टाइम लेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में। मान लीजिए जून हो रहा था, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 22 दिसंबर के आसपास समझिए ये यहाँ पे आ जाएगा। तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो ऑस्ट्रेलिया रहेगा, वहां पर दिसंबर में गर्मी पड़ने लगेगी, और भारत नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, आपको पता ही है, तो अब वो पीछे आ गया है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बहुत टाइम के लिए सूरज से दूर हो गया, टिल्टेड पोजीशन, क्योंकि टिल्ट हो गया, सीधा रहता तो
तब भी थोड़ा सामने रहता, लेकिन टिल्ट की वजह से यह वाला पार्ट और ज्यादा झुक के दूर हो गया, तो यहां पर विंटर हो जाता है। यानी दिसंबर के महीने में भारत जो भी पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज है वहां पर विंटर देखने को मिलता है। तो ये झुकावट की वजह से, टिल्ट की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। होपफुली आपको इतना चीज समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स को इंटरेस्टिंग करते हैं, इस डायग्राम पे चलते हैं। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि सनलाइट, यानी मान लीजिए सूरज यहां पर है, तो सूरज का जो परपेंडिकुलर रेज होगा वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और सूरज से पोल्स की तरफ, जो नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है, वहां पर एंगल जो होगा सनलाइट का वो लो हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, ये एंगल स्लैंटिंग हो गया। क्या हो गया? ये स्लैंट रेज आ रहे हैं। और यहां पे क्या दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर रेज आ रहे हैं। अब आपने मैथ्स की क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ होता है। पढ़ा होगा आपने पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस, बेस, ये सब। तो यहां पर परपेंडिकुलर अगर कुछ चीज पड़ रहा है तो शॉर्ट डिस्टेंस भी है और इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा है हीट की, क्योंकि कम दूरी में बहुत ही तेज है, एकदम सामने है यहाँ पे ये इक्वेटर जो है। इस वजह से पृथ्वी पर जब इक्वेटर पे आपको देखने को मिलता है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, इक्वेटर के करीब जो भी देश है, कॉन्गो है अफ्रीका में, मालदीव्स है इंडिया के नीचे जो आइलैंड्स है, वहां पे आपको गर्मी थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा। लेकिन पोल्स के इलाकों में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि स्लैंटिंग है, तिरछी पड़ रही है सनलाइट, इसकी वजह से इसका इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पृथ्वी उतनी गर्म नहीं हो पाएगी। जिसकी वजह से आपको जानने को मिलता है कि नॉर्थ पोल में आर्टिक सर्कल है, साउथ पोल में अंटार्कटिका जैसे जगह हैं जो बहुत ठंडे रहते हैं, बर्फ से घिरे रहते हैं, ग्लेशियर्स के इलाके हैं। तो होपफुली यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट दूरी भी है। अब देखिए यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, लेकिन यह जो डिस्टेंस है ये काफी दूर हो गया ना, जिसकी वजह से भी दूरी तय करने में सनलाइट को काफी टाइम लग रहा है वहां पहुंचने में। इस वजह से भी ये क्षेत्र जो है पोल्स वाले वो थोड़े ठंडे रहते हैं। तो यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन डायग्राम में, जहां पे मैं आपको सीजन्स का कॉन्सेप्ट बतलाऊंगा। आइए चलते हैं उस डायग्राम में जहां पे मैं आपको सीजन्स का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अभी मैं आपको सोलिस्टिस भी उसी तरीके से पढ़ाऊंगा तो और मजा आपको आएगा। तो आइए देखते हैं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपके एनसीईआरटी किताब में है ज्योग्राफी के, और ये सूरज के चारों तरफ पृथ्वी को झुका हुआ दिखाया गया। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे ज्योग्राफी में, आंसर्स में, मेंस में, तो आप पृथ्वी को ऐसे नहीं दिखाएंगे, उसका एक्सिस सीधा नहीं दिखाएंगे, आप हमेशा उसका एक्सिस 23.5 डिग्री झुका हुआ दिखाएंगे, जैसा यहाँ इस डायग्राम में दिखाया है। एग्जैक्ट ज्योग्राफी यही कहती है। अब 23.5 डिग्री पर यह झुका हुआ है, इस एक्सिस को आप ध्यान से देखिए, यही एक्सिस है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो दो भागों में एक तरह से बांट भी रही है। अब इसके कारण आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यह जो क्षेत्र है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यह जो क्षेत्र है यह पूरा एकदम प्रकाशमय है, यानी सनलाइट यहां पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सूर्य के एकदम सामने है। अब इस फिगर में आइए, इस फिगर में एक्सिस यह है 23.5 डिग्री झुका हुआ, तो यह जो पोर्शन है वो पूरा सूर्य के सामने है, और एक पोर्शन जो आपको डार्क ग्रे कलर में दिख रहा है वो सूर्य से अब दूर हो गया। ठीक है, इस पोजीशन को देखिए, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे पोजीशन पे है जहां पर सूर्य की रोशनी दोनों हेमिस्फेयर में, ये हेमिस्फेयर है आपका, तो दोनों हेमिस्फेयर में बराबर रूप से पड़ रही है। तो ना तो कोई हेमिस्फेयर पे ज्यादा लाइट पड़ रहा है, ना तो कोई हेमिस्फेयर पे कम लाइट पड़ रहा है, इस दो पोजीशन पे। अब इसी पोजीशन को मैं ड्रॉ करके आपको बतलाता हूं, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, समझिएगा। यह सूर्य है, यह पृथ्वी है, मैं मान लीजिए एक पोजीशन सिर्फ अभी ले रहा हूं। तो ये सूर्य की लाइट ये आपको मान लीजिए इक्वेटर पर पड़ रही है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, और इसको मैंने मान लिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसको मैंने मान लिया सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, आपको भी पता है, भूमध्य रेखा से ऊपर, जहां भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। तो अब इस चीज को समझिएगा कि अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई नहीं रहती, ऐसे रहती, तो यह पोल का इलाका, दोनों पोल्स के इलाकों पर समान रूप से लाइट पड़ता। ठीक है, लेकिन अब जब ये झुकी हुई है तो यह जो पोल का पार्ट है, पूरा नॉर्थ पोल, वो भी सामने आ गया है सनलाइट के, दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन। और साउथ पोल जो है झुकावट की वजह से यहां पे चला गया, ये है साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन फोटो दिखलाया था फिनलैंड का, नॉर्वे का, जहां पर मैंने आपको बोला कि 12 बजे रात में भी सूर्य दिख रहा है,
तो इसी वजह से क्योंकि ये झुकी हुई है तो पूरा का पूरा नॉर्थ पोल कुछ वक्त के लिए, कुछ महीने के लिए सूर्य के रोशनी के सीधे में आ जाता है और पूरा का पूरा साउथ पोल उस अवधि के लिए, उस टाइम के लिए सूर्य से दूर हो जाता है, जहां पर लाइट ही नहीं पहुंचती है, सनलाइट। इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि नॉर्थ पोल पर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, वहां पर 6 महीने का सनलाइट दिखेगा, यानी 6 महीने तक लगातार वहां पर सूरज आपको आकाश में दिखेगा। अगर आप नॉर्थ पोल पे चले जाइएगा जून के महीने में, मतलब जब गर्मी पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो 6 महीने तक आपको सूरज दिखेगा। वैसे ही साउथ पोल पर उसी वक्त जाइएगा तो वहां पर 6 महीने के लिए रात हो जाता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यह स्लैंटिंग रेज भी पड़ रहे हैं ना, तो एक तो स्लैंटिंग रेज की वजह से एंगल लो है सनलाइट का। अगर आप टॉर्च बारिएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे बार रहे हैं टॉर्च, तो क्या हो रहा है? सीधा लाइट पड़ रहा है, लेकिन अगर टॉर्च में टेढ़ा मारूं तो लाइट भी टेढ़ा पड़ेगा, तो उसकी वजह से गर्म भी नहीं हो रहा है, ऊपर से टिल्टेड भी है, जिससे पूरा का पूरा साउथ पोल अलग हो गया, दूर हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर 6 महीने का रात हो गया है साउथ पोल पर, यहाँ 6 महीने का दिन हो गया है ये वाला पार्ट पे। तो आपको समझ में आया ये चीज? अब इसी को हम देख रहे हैं अलग अलग पोजिशन में, यानी ये मान लीजिए दिसंबर का पोजीशन है, यह मान लीजिए आपका जून का पोजीशन है, तो जून का पोजीशन यह है, यह मार्च का पोजीशन है, और यह आपका सितंबर का पोजीशन। अभी मैं फ्रेश डायग्राम बना के आपको दिखलाऊंगा, ठीक है? तो मार्च के बाद, मान लीजिए मार्च से मैं शुरू कर रहा हूँ, पृथ्वी मार्च में यहाँ पर है, तो मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पृथ्वी यहाँ पे आ गई, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यही इसका रिवॉल्यूशन होता रहता है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ पे रेवोल्यूशन वाले पार्ट पे, कि रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या देखने को मिला। रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट, यानी जो पृथ्वी झुकी हुई है, तिरछी है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है? डिफरेंट सीजन्स। क्या देखने को मिल रहा है? डिफरेंट सीजन्स प्लस आपका डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यह देखने को मिल रहा है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन से, अगर पृथ्वी सिर्फ झुकी हुई नहीं रहती और सिर्फ परिक्रमा करते रहती सूरज के चारों तरफ, तो सीजन्स इतने वेरी नहीं करते, वेरिएशन नहीं देखने को मिलता सीजन्स में। जैसे कहीं पर समर आपको दिखता है, कहीं पर उसी वक्त आपको विंटर दिखता है, कहीं पर ऑटम सीजन दिखता है, कहीं पर स्प्रिंग सीजन दिखता है। ये सब तो आपको पता ही होगा। समर जून के महीने में पकड़ लीजिए, विंटर दिसंबर के महीने में, ऑटम अक्टूबर में या सितंबर में, और यह मार्च में। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं रेवोल्यूशन की वजह से। और बेसिक चीज आपको पता ही होगा कि 365 दिन अप्रोक्स लिखा रहता है ना? अप्रोक्स 365 दिन लगाती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में तय करने में, लेकिन एग्जैक्टली यह होता है 365.25 डेज, यानी आपका 365/1/4। अब यही 1/4 जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है, उसको 4 साल के लिए अगर आप जोड़ देंगे, मैथमेटिक्स है पूरा, ये कट जाएगा, यानी एक इसका वैल्यू आएगा। एक दिन जो एक्स्ट्रा हो जाता है, हर 4 साल पे एक दिन जुड़ जाता है, वही फरवरी के महीने में आपको देखने को मिलता है कि 29 का फरवरी हो जाता है, जो कि उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका रिवॉल्यूशन और टिल्ट की वजह से ही है। रिवॉल्यूशन की वजह से, टिल्ट की वजह से सीजन्स, रिवॉल्यूशन की वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां तक चीजें क्लियर है। तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, जो शायद ही आपको किताबों में समझाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके लिए मुझे यहाँ पर सूर्य बनाना पड़ेगा, सन बनाना पड़ेगा। अब पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो मैं पृथ्वी को यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं, ठीक है? इस चीज को थोड़ा समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर यह समझ में आ गया तो आपको रेवोल्यूशन और टिल्ट का सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि इक्वेटर जो है, यानी 0 डिग्री जो है, भूमध्य रेखा जो है, वहां पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है, और पोल्स पे आपकी क्या पड़ रही है? स्लैंटिंग पड़ रही है। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना देता हूं, हल्का सा ये इशू हो जाएगा, नहीं तो सूर्य को मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया था। तो यहां पे आप एक्सिस देखेंगे। अब इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है? ये इक्वेटर हो जाएगा। अब ये एकदम इक्वल हाफ्स में दिख रहा है, ठीक है? समझ में आया? ये सूर्य है, सूर्य का पोजीशन है। अब जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और अलग अलग पोजीशंस पे आ रही है, ठीक है? इस चीज को ध्यान से समझिएगा, पिछला कॉन्सेप्ट जो मैंने स्लाइड्स में बतलाया। तो उस वजह से ऐसा होता है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो अलग अलग सीजन्स होते हैं, क्योंकि टिल्ट भी है पृथ्वी के पास। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि पृथ्वी कुछ पोजीशंस अपेरेंट टू द सन शेयर करती है, यानी सूर्य कभी भी, यहां पे मैं अगर बनाऊं
कर्क रेखा, और यहाँ पे मैं बनाऊं 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूम रही है तो उसका कुछ एपरेंट पोजीशन है इन एडजेसेंट इन अकॉर्डिंग टू द सन। और ऐसा होता है कि सूर्य कभी भी इस रेखा के, कर्क रेखा के और मकर रेखा के बियॉन्ड नहीं जाता है, यानी इसके पीछे नहीं जाएगा, इसके पीछे नहीं जाएगा। यानी इससे पहले वाले डायग्राम में जो मैंने आपको समझाया था कि यह सूर्य थी और डिफरेंट पोजीशंस थे पृथ्वी के जो इसके इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही थी, तो यह पोजीशंस की ही मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने मान लीजिए जून आपको लिखाया, यहाँ पे आपको दिसंबर लिखाया, यहाँ पे आपको सितंबर हो गया, यहाँ पे आपको मार्च हो गया। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी मार्च में यहाँ पर है, मार्च के बाद अप्रैल में, जून में यहाँ पर है, फिर सितंबर में यहाँ पर है, दिसंबर में यहाँ पर है। अब इसी कॉन्सेप्ट से इस दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके हम सीखेंगे सोलिस्टिस का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे? सोलिस्टिस का कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिंदी में अयनात भी बोलते हैं, या ग्रीष्म संक्रांति, शीत संक्रांति, ये सब आप सुने होंगे। इक्विनॉक्स, ये सब आपने सुना होगा। तो अब इक्विनॉक्स यानी विषव और आपका सोलिस्टिस यानी अयनात, इस दोनों का कॉन्सेप्ट, विषुव और इसका कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा यह कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो मैं आपको बतला रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला आपको कि सूर्य कभी भी कर्क रेखा के पीछे नहीं जाएगा और मकर रेखा के पीछे नहीं जाएगा। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, इस वजह से ऐसा पोजिशन सेट हो जाता है कि सूर्य का कोई भी पार्ट इन रेखा के ना तो पीछे जाएगा ना इस रेखा के पीछे जाएगा। अब यह टाइम को मैं मान रहा हूं 21 मार्च। क्या मान रहा हूं मैं? डेट 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य एकदम परपेंडिकुलर रहता है इक्वेटर पर। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है? सूर्य एकदम परपेंडिकुलर रहता है इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है। अब 21 मार्च से महीना बदलेगा, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, तो सूर्य का पोजीशन थोड़ा थोड़ा ऊपर होता जाएगा। मान लीजिए सूर्य अप्रैल में यहाँ पे चला गया, फिर मई में यहाँ पे चला गया और जून में यहाँ पे चला गया। यानी जून में मैं बोल रहा हूं कि सूर्य कहाँ पे चला गया है? सूर्य का जो पोजीशन है वह 21 जून को, डेट बहुत याद रखिएगा, आप अपने बर्थडे भूल जाइए लेकिन इन डेट को नहीं भूलिएगा ज्योग्राफी में, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी फिर समझ में नहीं आएगा। 21 जून को सूर्य ये यहां से उठ के कहाँ चला गया? कर्क रेखा पर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। इसके वजह से सूर्य का प्रकाश परपेंडिकुलर पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे, जिसकी वजह से जून में हमें देखने को मिलता है कि भारत यहां पर है 0 डिग्री से ऊपर, और यहीं पर हमें देखने को मिलता है बीचों बीच भारत से आपका कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो भारत को भी दो भाग में बांटती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। उसकी वजह से जो कर्क रेखा जहां से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यह वाला जो क्षेत्र है, वहां पर सूर्य परपेंडिकुलर अपना रेज प्रदान करता है, जिसकी वजह से बहुत ही गर्म हो जाता है जो भी कंट्रीज कर्क रेखा पर स्थित है, सिचुएटेड है। और इसी वजह से 0 डिग्री के ऊपर हेमिस्फेयर में हम बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम बात कर रहे हैं, और इस हेमिस्फेयर में हमें देखने को मिलता है कि समर सीजन होता है। कब? जून के महीने में, 21 जून को। और 21 जून को ही बोला जाता है, एक स्पेशल डेट मैं यहां पे लिख देता हूं, 21 जून को ही बोला जाता है कि समर सोलिस्टिस देखने को मिलता है, यानी ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म अयनात। इस दिन क्या होता है? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो हम समझाने के लिए सूर्य का पोजीशन सिर्फ ऊपर नीचे कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। हम सिर्फ सूर्य का पोजीशन ऊपर नीचे कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। होपफुली आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा। यानी मैंने क्या किया, मैंने सूर्य का पोजीशन सिर्फ थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है ताकि आपको चीजें क्लियर हो। यहां पे मैंने सूर्य को बना दिया है जून के महीने में, यहां से सूर्य उठ के यहां चला गया है। क्लियर? अब इसी चीज को आपको समझ में आ रहा होगा, जब सूर्य यहां पर चला गया कर्क रेखा पर, तो यहां पर यह वाला डायग्राम में मैंने आपको बतलाया था कि यह जो पार्ट है पृथ्वी का वह सामने आ गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जिसकी वजह से यहाँ पे सनलाइट कुछ महीने के लिए, जून के पास यहाँ पे मई भी होगा, जुलाई भी होगा, तो इन आपस के महीने में आपको देखने को मिलेगा, अप्रैल मई जून के महीने में ज्यादा सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रहा है, इंडिया पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो डे लाइट है यानी दिन का टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी दिन की अवधि, डे टाइम इंक्रीज हो जाएगा, दिन लंबे होने लगेंगे, डेज विल बी लॉन्गर। कब होगा ये? डेज विल बी लॉन्गर
और यह मैक्सिमम होता है 21 जून को। कब होता है ये? 21 जून को मैक्सिमम होता है। यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 21 जून को डेट भूलिएगा नहीं। और इसी डेट को हम बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति, जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में डे लंबा होता है, मैक्सिमम होता है, और नाइट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटी होंगी। नाइट्स बहुत छोटी होंगी, डेज बहुत लंबे होंगे। आपने फील भी किया होगा गर्मी के महीने में दिन काफी लंबा हो जाता है। 5 बजे ही सनराइज हो जाएगा, 7 बजे 6:30 बजे सनसेट होगा, तो दिन 12 घंटे का जो दिन होता है, आमतौर पर आप क्या जानते हैं, 24 घंटे का घूमने में लगाता है पृथ्वी, रोटेट करने में, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात। लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ा ही होता है पृथ्वी पर। यह इसीलिए नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी टिल्टेड भी है और घूम भी रही है और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी कर रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 12 घंटा का दिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे दिन बढ़ जाएगा। यानी हो सकता है 14 घंटा 15 घंटे का दिन हो भारत में। क्लियर है ये चीज? और रात वहां पे छोटी होने लगेंगी। करेक्ट। और इसके ऊपर जब आप बढ़ते जाइएगा अपर लैटिट्यूड्स में, यहाँ पे 60 डिग्री पे चले जाएगा फिनलैंड के पास, तब तो और स्लैंटिंग रेज पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह वाला पार्ट, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्सिस बनाऊं यहाँ पे, तो ये तिरछी है, झुकी हुई है, यही एक्सिस है ना इसका। अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो यह पूरा का पूरा जो नॉर्थ पोल है, यह भी तो सूरज के एकदम सामने हो गया। और सूरज यहां पर है। सूरज कहां पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो यहां से ये दूरी भी नजदीक हो गई और नॉर्थ पोल पूरा का पूरा झुकावट की वजह से एकदम सामने आ गया है सूरज के, जिसकी वजह से यहां पे आपको ऑलमोस्ट 6 महीना तक सनलाइट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को? 6 महीना तक सनलाइट। और यह जो साउथ पोल इधर आ गया, यहां पर 6 महीना के लिए रात देखने को मिलेगा। तो ये सब हो रहा है रोटेशन, रेवोल्यूशन और प्लस टिल्ट जो है, झुकी हुई है पृथ्वी 23.5 डिग्री पर। क्लियर? अब ये समर सोल्स्टिस आपको समझ में आ गया। अब जून का महीना खत्म हो गया। मैंने आपको क्या बोला था? लिख लीजिए कहीं पे। मैंने आपको क्या बोला था? जून के बाद पृथ्वी का पोजीशन सूर्य से अपरेंट ऐसा रहेगा कि सूर्य कभी भी इसके पीछे नहीं जाएगा। किसके पीछे नहीं जाएगा? सूर्य कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ के परपेंडिकुलर नहीं बैठेगा। कोई भी कभी भी साल में ऐसा टाइम नहीं आएगा। तो सूर्य को वापस लौटना पड़ता है। जैसे आप अपने बचपन में नानी घर जाते होंगे, नानी घर से वापस आते होंगे ग्रीष्म ऋतु, वैसे ही सूरज को भी वापस अपने घर आना पड़ता है। उसका घर है इक्वेटर, यानी इक्वेटर पर वो सबसे ज्यादा टाइम बितलाता है। तो वापस चल देगा। सूरज नहीं चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है। पोजीशन बस सूर्य से हम आपको समझाने के लिए बतला रहे हैं ताकि आपको सोलिस्टिस का कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब सूरज जून के बाद जुलाई में यहाँ पे पहुंचेगा, अगस्त में यहाँ पे पहुंचेगा और वापस इक्वेटर पर 23 सितंबर को पहुंच जाएगा। कब पहुंच जाएगा वापस इक्वेटर पर? लौट के। अब सुनते हैं ना कि मतलब सुबह का भूला शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। तो सूर्य भी वैसे ही लौट जा रहा है अपने घर को। कब लौट जा रहा है? 23 सितंबर को लौट जा रहा है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर भयंकर गर्मी पड़ेगी, मार्च और सितंबर के महीने में। समझ में आ रहा होगा ये चीज, क्योंकि सूर्य की रोशनी क्लियर है, परपेंडिकुलर है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि सूर्य जब उठकर जून में यहां पर चला गया था, तो इक्वेटर ज्यादा दूर नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, इसलिए इक्वेटर पर ऐसा नहीं होगा कि एकदम ठंडा पड़ने लगेगा, विंटर पड़ने लगेगा। इक्वेटर का पोजीशन हमेशा जहां भी सूर्य रहेगा, या तो यहां रहेगा या तो इस रेखा पे रहेगा, अभी बतलाऊंगा, तो उसके पास ही रहेगा। इसलिए इक्वेटर पर साल भर गर्मी पड़ेगी। सूर्य उठकर नॉर्थ पोल पे नहीं चला जा रहा है, नॉर्थ पोल के 90 डिग्री पे सूर्य नहीं चला जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अब एक चीज और आप कॉन्सेप्ट यहां पे समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सितंबर के बाद या अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी ये पोजीशन अपना यहां पे ले आएगा, यानी इस रेखा पे। किस रेखा पे? मकर रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और वह डेट भी आपको याद रखना है। जैसे आपने 21 जून यहां पे याद रखा, वैसे ही आप यह डेट भी याद रखेंगे, 22 दिसंबर। यानी 22 दिसंबर को यहां पर आकर बैठ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर रेज मकर रेखा पे अब पड़ रहे हैं, इस पे नहीं पड़ रहे हैं, इस पे नहीं पड़ रहे हैं, किस पे पड़ रहे हैं? मकर रेखा पे दिसंबर में। जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है, जो मकर रेखा पे स्थित है, वहां पर दिसंबर के महीने में समर होगा। क्या होगा? दिसंबर के महीने में समर होगा। क्लियर? लेकिन इंडिया जो है अब सूर्य के पोजीशन से काफी दूर हो गया है। और मैं बोलूं तो यहां से मैं ड्रॉ करूं तो इंडिया पर एक स्लैंटिंग रेज पड़ रहा है, सूरज का तिरछा पड़ रहा है। समझ रहे हैं? यह पोजीशन, यानी जून यह था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य अब यहां पर आ गया, जिसकी वजह से इंडिया का पार्ट इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इधर था तो वह पार्ट दूर हो गया। तो भारत अब सूर्य से काफी दूर हो गया है परपेंडिकुलर रेज से, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि दिसंबर के महीने में भारत में
विंटर पड़ता है। क्या पड़ता है? विंटर। और जून के महीने में क्या पड़ता है? समर पड़ता है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। यानी एक ही वक्त पे, एक ही टाइम पर, एक ही कैलेंडर के डेट पर, एक ही महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अलग सीजन होगा, सदर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज में अलग सीजन होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि दिसंबर के महीने पे सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बैठा है, तो ऑस्ट्रेलिया में समर हो रहा है, लेकिन इंडिया में उसी वक्त विंटर हो रहा है, इसीलिए दिसंबर में आपको विंटर देखने को मिलता है। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट ऐड करिए कि जब सूर्य 22 दिसंबर को यहां पर चला जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस। क्या बोलेंगे हम इसको? विंटर सॉलिस्टिस, यानी आपका शीतकालीन अयनात, शीत अयनात, शीत संक्रांति। और उसी वक्त आपको भारत में याद है क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति। यानी वही संक्रांति है, उसी को हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल वे से जोड़ देते हैं। तो मकर संक्रांति दिसंबर जनवरी के महीने में मनाया जाता है। वही दिसंबर जनवरी में ठंडा पड़ता है, इसीलिए क्योंकि सूर्य बहुत दूर हो जाता है, ठीक है, दिसंबर के महीने में। अब इस और दिसंबर के बाद मैं बतलाऊंगा कैसे वो ऊपर की तरफ आएगा। इसीलिए हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं कि 14 जनवरी के बाद सूरज ऊपर की तरफ धीरे धीरे दिसंबर के बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट करने लगता है। तो अच्छी खबर होती है कि भारत में ठंडा का मौसम, बहुत जो ठंडा पड़ते रहता है, वो कम हो जाता है। विंटर सोलिस्टिस में आपको देखने को मिलेगा, विंटर सोलिस्टिस में क्या देखने को मिलेगा कि डे लाइट, यहां पे दिन कहां पे इंक्रीज किया था? किस हेमिस्फेयर के लिए इंक्रीज किया था? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए, राइट। जब सूर्य आपका 21 जून को यहां पर बैठा था, तो भारत के लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए डे लाइट ज्यादा था, नाइट्स की अवधि कम थी। लेकिन विंटर सोलिस्टिस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि डे लाइट इंक्रीज करेगा, लेकिन किसके लिए करेगा? डेज लंबे होंगे, लेकिन किसके लिए लंबे होंगे? सदर्न हेमिस्फेयर के लिए। किसके लिए लंबे होंगे? आपके दक्षिणी गोलार्ध में जो भी कंट्री, यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए दिन लंबे हो जाएंगे, वहां पे समर पड़ेगा। लेकिन यहीं पर मैं बोलूं, विंटर सोलिस्टिस में भारत के लिए, इंडिया के लिए, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है, वहां पे नाइट्स लंबे हो जाएंगे। क्या लंबे हो जाएंगे? रातें लंबे हो जाएंगे। गाना सुना होगा आपने, लंबिया रातें, वैसे ही याद कर लीजिए। इंडिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नाइट्स लंबे हो जाएंगे दिसंबर के टाइम, क्योंकि सूर्य यहां पर है, बहुत दूर है भारत से। क्लियर है यहां तक? एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, 21 जून का डेट नहीं भूलना है। समर सोलिस्टिस है, ग्रीष्म संक्रांति है। डे लाइट, डेज की अवधि बढ़ रही है, डे का टाइम बढ़ रहा है भारत के लिए, क्योंकि सूर्य यहां पर है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऐड करूं सदर्न हेमिस्फेयर का केस, जैसे ऑस्ट्रेलिया का केस में ऐड करूं, तो वहां पर नाइट्स क्या होंगे? लंबे होंगे। नाइट्स क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो जस्ट रिवर्स कंडीशन हो जा रहा है, जो कंट्री किस हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है। इसीलिए एक 22 दिसंबर को सबसे लंबा रात होता है, कहां? भारत में। दिसंबर के टाइम भारत में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं विंटर सीजन में। तो होपफुली आपको यह समर सीजन इस कॉन्सेप्ट से काफी क्लियर हुआ। अब दिसंबर के बाद क्या देखने को मिलेगा? मैंने आपको बोला था कि इस रेखा और इस रेखा, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बियॉन्ड सूरज कभी नहीं जाएगा। तो दिसंबर के बाद उसको फिर से अपने घर लौटना पड़ेगा। तो अगेन इट विल गो फ्रॉम दिसंबर से जनवरी, फरवरी और मार्च में वापस ये यहां पे पहुंच जाता है 21 मार्च को। तो ये टोटल 4 डेट्स आपको याद हो गए। ये चारों डेट्स आपको नहीं भूलना है। पहला है आपका 21 मार्च, दूसरा है आपका 23 सितंबर, फिर है आपका 21 जून और फिर है आपका 22 दिसंबर। ये सभी डेट्स ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको 2 डेट्स के बारे में बतला दिया है, ये दोनों अभी बतलाऊंगा। 21 जून को क्या होता है? भारत में समर सोलिस्टिस होता है। कहां होता है समर सोलिस्टिस? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है, जहां पर हमें डेज लंबे हो जाते हैं और नाइट्स छोटे हो जाते हैं। टाइम पीरियड डेज का लंबा हो जाता है कि सूर्य आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। क्लियर है? यहीं पर मैं एक और इसका बनाऊं कि सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा इसी टाइम पर, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? तो इसी का रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फेयर में उसी वक्त जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा, तो नाइट्स उसके लिए लंबे हो जाएंगे, राइट, और डेज उसके लिए क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा? रिवर्स कंडीशन दोनों हेमिस्फेयर में, लेकिन आपको मेनली भारत का याद रखना है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का। उसके बाद मैंने बताया आपको 22 दिसंबर का दिन, जिस दिन मैक्सिमम लंबे हो जाते हैं। क्या हो जाता है? मैक्सिमम लंबा हो जाता है रात। कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में।
नाइट्स लंबे हो जाते हैं मैक्सिमम, और डेज क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और वहीं पर अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो डेज लंबे हो जाते हैं और नाइट्स छोटे हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य यही कर्क यहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर बैठा होता है, इसको आप याद कर लेंगे, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बैठा होता है। होपफुली आपको यह चीज बहुत अच्छे तरह से क्लियर होगा। अब दिसंबर के महीने से अचानक जनवरी में तो गर्मी नहीं आ जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दिन है 22 दिसंबर को सबसे लंबा रात होगा, लेकिन 21 दिसंबर को उससे छोटा। ऐसा नहीं कि एकदम छोटा हो जाएगा, 23 दिसंबर को एकदम छोटा हो जाएगा, सिर्फ एक डेट है, उसको आप याद रखेंगे। अब बच गया आपका यह दो डेट, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, यानी विषुव बोलते हैं। यह क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है आपका, इक्वी मतलब इक्वल, यानी इक्वल डेज होंगे और इक्वल नाइट होगा, यानी 24 घंटे जो टाइम लगा रहा है पृथ्वी घूमने में, तो यहाँ पे 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात होगा। कब होगा, 21 मार्च को, जिसे हम मार्च इक्विनॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मार्च इक्विनॉक्स, और इसको सितंबर इक्विनॉक्स बोलेंगे। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। मार्च इक्विनॉक्स में डेज एंड नाइट्स आपके इक्वल होंगे। क्या होंगे, डेज एंड नाइट्स इक्वल होंगे। यहाँ पे भी आपको डेज एंड नाइट्स इक्वल होंगे, और ये दो पोजीशन मैं आपको अभी यहाँ पे बतला देता हूँ। यहाँ पे तो आपको देखने को मिला ही कि यह वाला पोजीशन था 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूरज एकदम परपेंडिकुलर बैठा था, तो दोनों हेमिस्फेयर के वो करीब था। समझ रहे हैं ना इस चीज को, यह इसका पोजीशन है। तो इस हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए भी वो करीब है, सदर्न हेमिस्फेयर के लिए करीब है, लेकिन 21 जून को सूरज बहुत ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है वो, तो सदर्न हेमिस्फेयर के लिए वो दूर हो जा रहा है। समझ रहे हैं ना इस चीज को। और 22 दिसंबर को सूरज यहाँ पे है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए बहुत दूर हो जा रहा है। लेकिन जब सूरज यहाँ पर बैठा है एकदम इक्वेटर पर 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो ये दोनों हेमिस्फेयर के लिए बराबर है। इसी वजह से ये दो जो पोजीशन है मार्च और सितंबर के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले फिगर में पढ़ाया था, यहाँ पर याद करिए। आ जाइए यहाँ पर, इस चीज को हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आई टोल्ड यू हेयर कि इस पोजीशन पे, यानी ये जो मार्च का पोजीशन है, सितंबर का पोजीशन है और मार्च का पोजीशन है, यहाँ पे दोनों हेमिस्फेयर में बराबर दिन और रात होंगे। दैट्स वाई इक्वल डे, 12 घंटे का दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी होता है और 12 घंटे का दिन सदर्न हेमिस्फेयर में भी होता है, 12 घंटे का रात सदर्न हेमिस्फेयर में भी होता है, 12 घंटे का रात नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी होता है। और यही चीज आपको एनसीईआरटी में बस इतना में लिख दिया है, जो मैंने आपको इतने डिटेल्स में समझाया। पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर ऑन 21 जून। मैंने आपको बताया 21 जून को सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहता है और इसका उल्टा हो जाता है सदर्न हेमिस्फेयर में। और यही चीज को रिवर्सली यहाँ पे लिखा है कि विंटर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा और आपका लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा, और इसका रिवर्स देखने को मिलेगा आपको सदर्न हेमिस्फेयर में। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि कैसे रेवोल्यूशन और टिल्ट की वजह से और सूर्य के पोजीशन और अर्थ के आपस के पोजीशन की वजह से डिफरेंट सॉलिस्टिस देखने को मिलते हैं, डिफरेंट सीजन्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कैलेंडर्स देखने को मिलते हैं। अब यह कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इसमें मैं एक चीज बस ऐड कर देता हूं, जो क्लाइमेटोलॉजी में मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एक लेवल एडवांस लेवल पर जा रहा हूं, लेकिन यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो वो चीज भी आपको समझ में आ जाएगी। मैंने आपको क्या बोला कि 21 जून को भारत यहां पर है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर सूरज बैठा हुआ है। यह चीज आपको क्लियर है। बस एक पॉइंट यहां पर ऐड कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको मजा आ जाएगा ये चीज जानकर। यहां से मैं बोल रहा हूं क्या हो रहा है, मान लीजिए यह कर्क रेखा है, यानी यह 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भारत क्या है 0 डिग्री से ऊपर है, 8 डिग्री नॉर्थ से इसका अक्षांशीय सीमा मेनलैंड की शुरू होती है। अब मैं बोल रहा हूं कि सूरज क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बैठा हुआ है। कब बैठा हुआ है, 21 जून का वक्त है। और इसी वक्त आपको देखने को मिलेगा कि सूरज जब जून के टाइम एकदम बीच में आकर बैठ जाता है तो इंडिया में समर होता है, समर सीजन, क्योंकि मैक्सिमम डे लाइट होता है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज को, क्या होता है, मैक्सिमम डे लाइट देखने को मिलता है, और उसकी वजह से जो इंडिया का पार्ट है वो एकदम गर्म हो जाएगा। क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, पूरा एकदम गर्म हो जाएगा लैंड भी, और जो पानी से घिरा हुआ है अरेबियन सी का पार्ट है हमारा, बंगाल की खाड़ी का पार्ट है, और नीचे हमारा इंडियन ओशियन है, तीनों सब चीज गर्म होगा, पानी भी ये भी।
अब आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर में एक रिलेशनशिप है इनवर्स का, नॉर्मल वे में। तो अगर टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, और उसकी वजह से जब प्रेशर लो हो जाएगा तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से जो जमीन गर्म होगी उसके ऊपर एयर पार्सल होते हैं, एयर भी गर्म होता है, और एयर ऊपर उठने लगता है, बादल बनाता है, और फिर बारिश होती है मॉनसून की जून के बाद। ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल्स में क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं बस ऐड कर दे रहा हूँ कि ये लैंड का सरफेस है और यहाँ पे वाटर का सरफेस है। तो लैंड के सरफेस जो जमीन होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी जो होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पानी को टाइम लगता है गर्म होने में और फिर वापस ठंडे होने में भी टाइम लगता है ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, बस लिंक कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं बोलूं लैंड पर अगर लो प्रेशर है तो पानी पर हाई प्रेशर हो जाएगा। रिलेटिव में बात कर रहा हूं, ज्योग्राफी में हमेशा रिलेटिव चीजों की बात करते हैं। और इसी वजह से देखने को मिलता है कि विंड्स आप पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, आगे आएगा कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो चलते हैं। तो जब पानी पर हाई प्रेशर हो गया, यहां पर लो प्रेशर हो गया क्योंकि सूरज बैठा है, तो सभी विंड्स पानी के तरफ से चलने लगेंगे, लैंड की तरफ, जिसकी वजह से ये पानी से बहुत मॉइस्चर लाएंगे और फिर आकर ये बादल बनाएंगे। और भारत में मॉनसून का सीजन देखने को मिलता है जून के बाद, यानी पोस्ट जून, यानी जून से ही वो स्टार्ट हो जाता है, 1 जून केरल। ये चीज मैंने इसलिए बतलाया क्योंकि यह कॉन्सेप्ट अगर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नहीं पता होगा तो आप क्लाइमेटोलॉजी में ये चीज नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए मैंने बहुत डिटेल्स में आपको आज रोटेशन बताया, रेवोल्यूशन बताया, टिल्ट तक बतलाया कि क्यों पृथ्वी झुका हुआ है, ऑर्बिटल प्लेन क्या है, सभी चीजें बहुत डिटेल्स में बतलाई। और इस वजह से जो डिफरेंट सोलिस्टिस हो रहा है, अनाथ हो रहे हैं, ये चीज समझाया। होपफुली आपको सब चीज क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है कि क्यों ऐसा होता है सर, क्यों ऐसा नहीं होता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ऐप पर भी आप सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया जो किताब से आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐप पर अगर आप देख रहे हैं तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे जहां पर हम जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वहां हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे, पृथ्वी पर कैसे कौन से एरा में कोयला बना, कैसे धीरे धीरे आगे चीजें बनी, हिमालय कैसे बना, सभी चीजें। अब मेन ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक तो बहुत बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको अभी तक ज्योग्राफी में पढ़ाई है। तो इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर जरूर देखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आपके लिए, अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।